हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आज का चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ठीक है, आज की एक्सरसाइज 5.5। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 5.4 तक करा चुका हूँ, जो आप प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हो। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, आपको जो भी यहाँ दिया जाएगा परपेंडिकुलर लाइन दी जाएगी कंडीशन के हिसाब से, उसको आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला दिया गया है द एडजेसेंट एज ऑफ अ टेबल टॉप। ठीक है, और दूसरा दिया गया है द लाइन्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक। ओके, और यहाँ तीसरा दिया गया है द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल। ठीक है, और आपका चौथा दिया गया है द लेटर वी। ओके स्टूडेंट, तो कुछ इस तरीके से आपसे वहाँ कंडीशन दी गई है। अब मैं बता रहा हूँ किस तरह करना है। द एडजेसेंट एज ऑफ जो टेबल टॉप है, मतलब टेबल आपने देखी होगी, तो इसमें ये बता रहा है सारे किनारे आपस में जुड़े होते हैं, मतलब सटे हुए होते हैं। एडजेसेंट का मतलब ये है वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, नॉट परपेंडिकुलर। तो जितने भी टेबल्स होती हैं सारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, तो पहला आंसर आपका सही चला गया। ठीक है, उसी तरीके यहाँ पे आता है कि जो रेलवे ट्रैक की लाइंस होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है कि नॉट परपेंडिकुलर। तो आंसर क्या है, नॉट परपेंडिकुलर, क्योंकि रेलवे की जितनी भी लाइन होती है देखा होगा आपने, एक हिस्सा ऊपर का होता है, हिस्सा नीचे का होता है। तो क्या होता है, वो एक्यूट एंगल बनता है, ना कि वो परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है राइट एंगल, तो वो राइट एंगल नहीं बन पाता। तो ये भी क्या हो गया, आपकी रेलवे जो ट्रैक है वो भी नॉट परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये क्या है, रेलवे ट्रैक की जो लाइन होती है वो क्या होती है, नॉट परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, द लाइन सेगमेंट जो है, लेटर जो एल है वो क्या होता है, लेटर एल तो दिख ही रहा होगा, एक तरह से राइट एंगल ही होता है वो। तो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। तो आंसर क्या हो गया, सी आपका परपेंडिकुलर। ठीक, और वी लेटर भी क्या होता है, एक तरह से देखा जाए तो एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल परपेंडिकुलर होता नहीं है। और वी क्या है, नॉट परपेंडिकुलर। तो आपका आंसर क्या होगा, नॉट परपेंडिकुलर। वी क्या है, नॉट परपेंडिकुलर, क्योंकि देखा जाए तो ये एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल आपका परपेंडिकुलर नहीं होता है। ठीक है, तो आपका ये आंसर क्या हो गया, वी नॉट परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन सॉल्व हो चुकी। अब हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 2 पे। तो यहाँ पूछा गया आपका लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। इसका मतलब ये है, एक आपको फिगर बनाना पड़ेगा परपेंडिकुलर। पी क्यू एक परपेंडिकुलर है किस लाइन के, एक्स वाई लाइन के। ठीक है, तो लेट पी क्यू एंड एक्स वाई उसके बारे में इंटरसेक्ट इन द पॉइंट, और वो क्या कर रहे हैं, लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पी क्यू भी एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपने डायग्राम के हिसाब से कंडीशन रख दी है, फिगर आपको अपने मन से बताना है, मैंने बता दिया। पी क्यू एक परपेंडिकुलर है एक्स वाई लाइन के, और दोनों आपस में एक इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, पॉइंट पर। तो ये बताना है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई। आपको एंगल, एक एंगल आप बीच में रख दीजिए ए। ठीक है, को ए बताया गया तो ए कहीं दिया नहीं गया, तो आप बीच में ए रख देते। अब बताना है पी ए वाई है कौन सा एंगल। तो कॉमन सी बात है, ये आपका एंगल क्या है, राइट एंगल लग रहा है। तो पी ए वाई क्या हो जाएगा, राइट एंगल। मैंने राइट एंगल का डिग्री क्या होती है, 90 डिग्री। तो आंसर कैसे लिखेंगे, एंगल पी ए वाई इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पी ए वाई क्या लग रहा है आपका, राइट एंगल। तो आंसर क्या होगा आपका 90 डिग्री। ओके, तो आपको क्वेश्चन 2 भी समझ में आ गया होगा। मैं क्वेश्चन 3 पे आता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन 3 पूछा गया है, देयर आर 2 सेट स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये बताया गया आपके एक सेट स्क्वायर दिया जाएगा, 2 सेट स्क्वायर्स होंगे। ठीक है, इन योर बुक्स, आपके जो भी बॉक्स में वहाँ पर आप सपोज आपके बुक में बना होगा। ठीक है, व्हाट आर द मेजर ऑफ द एंगल डैट आर फॉर्मेट एट देयर कॉर्नर। उन सारे कॉर्नर्स के आपको मान लिखने हैं। डू दे हैव एनी एंगल मेजर डैट इज़ कॉमन। उसमें से एक एंगल ऐसा होगा जो आपका, कईयों एंगल में से एक एंगल ऐसा होगा जो कि कॉमन होगा। ठीक है, तो आंसर मैंने लिखा है, एक वन साइड स्क्वायर एक होता है 60 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री का। कोई भी एंगल निकाल लीजिए, चाहे टेबल्स का निकाल लीजिए, चाहे बुक्स का निकाल लीजिए, कोई भी। तो हमने एक बताया, एक हमने निकाला होगा, तो उसमें मिला वन साइड स्क्वायर है 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है, तो जब इन तो सब में कॉमन, जब इन सब में हमने देखा है सब डिग्री जो आ रही थी, तो दे हैव उसमें से क्या था, बाकी भी देखा होगा। तो एक साइड स्क्वायर में 60 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री आपका आया, तो उसमें क्या आपका आंसर 90 डिग्री एज अ कॉमन एंगल मिला। आपका क्या है, 90 डिग्री कॉमन एंगल मिला, राइट एंगल। क्योंकि टेबल्स में मैंने देखा होगा तो वो तो कॉमन से सब जगह वो
90 डिग्री ज़्यादा मिलता है। तो क्या हो गया आपका 90 डिग्री कॉमन मिल गया था, उसका मैंने सेट स्क्वायर निकाला तो काफ़ी एंगल निकले। एक ही मैंने बताया, एक सेट स्क्वायर का 60 डिग्री निकला, एक 90 डिग्री निकला, एक 30 डिग्री निकला। तो उसमें से 90 डिग्री क्या हुआ, कॉमन एंगल निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 भी खत्म हो गया। मैं क्वेश्चन 4 पे आता हूँ। क्वेश्चन 4 पूछा गया आपका, स्टडी द डायग्राम द लाइन्स एल इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन एम। मतलब ये बताया गया है, जो हमने डायग्राम पे स्टडी करा, मतलब उसको देखा, और जो लाइन एल थी परपेंडिकुलर वो एम से मिल ली, तो अब उसकी कंडीशन के हिसाब से जो पूछा है बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ फिगर बना हुआ है और एल जो है परपेंडिकुलर है लाइन एम के। लाइन एम के क्या है, एल परपेंडिकुलर। ओके, और यहाँ कंडीशन खुद दी गई है। पहला बताना आपको सी इक्वल टू ई जी के रूप में, और डस पी ई बाइसेक्ट सी जी। इसका मतलब ये है पी ई सी जी को द्विभाजित करता है, इसका हिंदी वर्जन ये है। ठीक है, अब तीसरा बताना है, आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट। कोई दो लाइन का सेगमेंट बताना है। ठीक है, तो किसके सामने, विच पी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि पी ई परपेंडिकुलर द्विभाजित लंबवत है पी ई के। ठीक है, तो फिगर में दिख भी रहा है पी ई एक वो परपेंडिकुलर है, तो द्विभाजित इसको कंडीशन में बताना है, उसके आंसर देने आपको। ठीक है, और डी बोला गया आर दीस आर ट्रू। जो भी कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से आपको ट्रू और फॉल्स में बताना है, या ट्रू है या कुछ और है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ पहली कंडीशन ए पे आया, सी ई इक्वल टू ई जी पूछा गया है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे सी ई इक्वल टू ई जी है कैसे। तो आप देखिए सी ई आपको दिख रहा होगा, सी ई देख लीजिए, सी ई है तो सी ई के अंदर आप देखिए एक ही यूनिट कॉमन मिल रही है डी, जो कि उसी तरीके अब ई जी पूछा गया है। तो ई जी क्या है, ई जी भी आपका में एफ एक कॉमन डिजिट, तो सी ई में एक डिजिट कॉमन है और ई जी में एक डिजिट कॉमन है। तो इन दोनों बराबरी तो हार है, तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे पहले का यस बोथ मेज़र 2 यूनिट, क्योंकि दोनों मेज़र की दोनों का मान की 2 यूनिट आ रही। इसकी भी मैंने निकाला तो 2 यूनिट आई, मतलब 2 यूनिट का मतलब आप समझ रहे कैसे बताया है। जैसे आपका यहाँ देखा गया सी ई देखा गया, तो ई सी से ई तक जब देखते हैं तो ये ऐसे कर दे तो सी डी 2 यूनिट हो गया। ठीक, उसी तरीके ई से जी तक देखेंगे तो ई एफ 2 यूनिट हो गया। तो कुल मिला के 2 यूनिट इसकी है, 2 यूनिट इसकी है, इसी मारे ये यस बोथ द मेजर 2 यूनिट। इसका ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इसका आंसर यस है, और दोनों की यूनिट आ रही 2। ठीक है, अब हम आते हैं देखते हैं पी आपको सी जी से द्विभाजित कर रहा है, तो पी आपकी लाइन है परपेंडिकुलर। ठीक है, और सी जी यहाँ दिया गया, सी जी इस कंडीशन दिया गया है, तो देखना है द्विभाजित कर रहा है तो कैसे पहचानेंगे। एक देखिए यहाँ पे सी ई से देखिए एक लाइन ये है जो कि आपको पता होगा, ये भी आप 2 यूनिट इसमें मिल रही थी, और ई जी से भी आपको 2 यूनिट मिल रही थी। तो इतना तो पता चल गया है कि ये सी इक्वल टू ई जी है, तो सी इक्वल टू ई जी तो बाइसेट तो हो गया, सी जी पूरा सी जी बाइसेट हो गया, द्विभाजित हो गया, क्योंकि दोनों कंडीशन आपकी क्या इक्वली तो है। तो आपका क्या होगा पी बाइसेट ई जी, तो ये भी क्या है, हाँ है, यस, बिकॉज सी इक्वल टू ई जी। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा इसका आंसर, बिकॉज सी इक्वल टू ई जी, क्योंकि बराबर इस हमारे बाइसेट कर गया, द्विभाजित हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा गया आइडेंटिफाई पी परपेंडिकुलर 2 लाइन सेगमेंट की। ठीक है, तो आपको उसी तरीके से बताना है। तो पी तो साफ साफ दिख रहा है परपेंडिकुलर है लाइन एल के। ठीक है, एम के, तो आप देखिए इसमें आपको बताना है क्या 2 लाइन सेगमेंट। तो 2 लाइन सेगमेंट कैसे, जैसे आप देखिए एक यहाँ पर देखेंगे तो डी एफ एक लाइन सेगमेंट मिल रहा है परपेंडिकुलर के। ठीक, उसी तरीके देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे सी जी। ठीक है, एक सी जी मिल गया, जैसे आपको पता था बाइसेक्टर निकल रहा था, एक सी देखिए कैसा पहचाना है, क्योंकि डी ई के बीच में क्या हो रहा है, डी एफ के बीच में क्या हो रहा है, एक ही यूनिट 2 यूनिट तो इसमें मिल ली। उसी तरीके सी जी के बीच में क्या हो रहा था, ये दोनों बाइसेक्टर हो रहे थे, क्योंकि सी ई और ई जी की वैल्यू बराबर थी। तो एक डी एफ आंसर हो गया और एक सी जी, 2 ही पूछा था 2 बचा दिया। और एक और मिल रहा था इसमें एक बी एच, क्योंकि बी ई से देखेंगे तो 2 यूनिट मिल रही है, और ई एच से देखेंगे तो 2 यूनिट मिल रही है, मतलब 3 बी ई से देखेंगे तो 3 यूनिट मिल रही है, और ई एच से देखेंगे 3 यूनिट मिल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब पे एक आंसर हो गया आपका यहाँ पे डी एफ, एक हो गया सी जी और एक हो गया बी एच। ओके, तो आंसर यहाँ पे सी आपको लिखते हैं, यहाँ पे डी एफ एंड सी जी कॉमा बी एच, कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, अब आंसर आते हैं आर दिस ट्रू, कुछ कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से आपको यहाँ ट्रू बताना है। ठीक है,
तो ट्रू है, अगर ट्रू है तो ट्रू, नहीं तो नो लिख दीजिए, ठीक है। तो सी डी इक्वल टू जी एच है, तो देखिए सी डी के बीच में कोई यूनिट है, आपस में बराबर हैं तो कोई यूनिट है नहीं बीच में, अगर ऐसे देखेंगे तो एक ही यूनिट मिलेगी, ठीक है। तो सी डी और ई जी के बीच में, ई जी के बीच में अब क्या है, सी पूछा क्या, हाँ जी एच, ई जी नहीं पूछा गया, जी एच। तो सी डी में जो भी है वही जी एच, दोनों में एक एक यूनिट आपको दिख रहा है। सी डी और जी एच में आपको क्या मिल रहा है, आपको एक ही यूनिट मिल रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, ट्रू। तो पहला आंसर क्या हो गया, ट्रू, ठीक है। मतलब कि दूसरा आंसर, सॉरी ये दूसरा लिखा है तो दूसरा आंसर क्या हो गया आपका, ट्रू, ठीक है। उसी तरीके से अब बी सी इज़ लेस देन ई जी है, मतलब बी सी छोटा है ई एच से, ठीक है। तो बी सी में एक यूनिट है और ई एच में 3 यूनिट है, तो कॉमन सी बात है 3 यूनिट एक यूनिट से छोटा ही होता है, तो ये भी क्या हो गया आपका, ट्रू। तीसरा भी आंसर ट्रू हो गया। अब मैंने पहला नीचे लिखा था तो पहले पे आते ए सी इज़ ग्रेटर देन एफ जी, मतलब ए सी बड़ा है एफ जी से। देखते हैं ए सी में कितना है, 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, क्योंकि ए सी में 2 यूनिट मिल रही है। उसी तरीके यहाँ पे एफ जी पे आते हैं, एफ जी में 1 यूनिट मिल रही है, तो 2 एक से बड़ा ही होता है, तो ए सी इज़ ग्रेटर देन एफ जी हो गया। तो ये भी क्या हो गया आपका, पहला भी ट्रू, ठीक है। आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत लगी तो आप कमेंट के थ्रू जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए।